स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अली मैथ रिसर्च सेंटर में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं DI की। DI मतलब हम कह सकते हैं समंकों का विश्लेषण या समंकों की व्याख्या। तो सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि DI में कितने प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, और उन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आज बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास में हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को ये बता दें कि DI को हम लोग समंकों का विश्लेषण कहते हैं, समंकों का विश्लेषण कहते हैं, या हम इसे व्याख्या के नाम से भी जानते हैं, यानी समंकों का विश्लेषण या समंकों की व्याख्या। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी हम इसके शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं कि ये DI है। क्या है? ये DI है, यहाँ से D और यहाँ से I, मतलब ये हो गया DI। तो इसमें आज ये पता करेंगे कि इसमें कितने प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कहाँ से इनके सवाल और कैसे इनके सवाल बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो DI है ये कितने प्रकार की होती है। तो पहली बात, DI में जो पहले टाइप बनता है वो बनता है तालिका से। तालिका को हम लोग टैबुलेशन के नाम से जानते हैं। तालिका को हम लोग टैबुलेशन के नाम से जानते हैं और इसका दूसरा नाम होता है, मेरे प्यारे बच्चे, सार्डियन। क्या होता है? सार्डियन को हम लोग अंग्रेजी भाषा में टेबल फॉर्म के नाम से जानते हैं। एक पार्ट ये हो गया तालिका, तालिका को हम लोग टैबुलेशन कहते हैं। एक इसी का ही दूसरा नाम है सार्डियन, और सार्डियन को हम लोग टेबल फॉर्म के नाम से जानते हैं। अगला जो टाइप है, इसी में अगला टाइप है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट, और पाई चार्ट को हम लोग अंग्रेजी भाषा में भी पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। तो पाई चार्ट के बारे में आता है। इसके बाद में आता है आपका दंडालेख। ठीक है, दंडालेख को हम लोग बार ग्राफ कहते हैं। दंडालेख को हम लोग बार ग्राफ कहते हैं। और एक लास्ट टॉपिक इसमें होता है रेखा चित्र। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक इसमें होता है रेखा चित्र, और रेखा चित्र को हम लोग लाइन ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तो DI में आपके 4 पार्ट आते हैं। 4 पार्ट में पहला तालिका या सार्डियन होता है, दूसरा पाई चार्ट होता है, तीसरा दंडालेख होता है और चौथा रेखा चित्र होता है। मतलब एक डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत जितने भी इसमें सवाल आते हैं, ठीक है, उनका एक एक विभाजन किया गया है कि एक तालिका के अंतर्गत आता है, एक पाई चार्ट के अंतर्गत आता है, दंडालेख के अंतर्गत आता है और रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन के जो सवाल इसमें बनने वाले हैं। सबसे पहले तालिका के अंतर्गत आ सकते हैं, या पाई चार्ट के अंतर्गत आ सकते हैं, या फिर आपके दंडालेख के अंतर्गत आ सकते हैं, या फिर आपके रेखा चित्र के अंतर्गत आ सकते हैं। अब देखो, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह आती है क्लास में या एग्जाम में, एक बच्चा क्या करता है, इसमें 90% कंफ्यूज रहता है कि इसमें सबसे ज्यादा से और का यूज किया गया है। सबसे ज्यादा से और का यूज किया गया है कि किन्हीं भी शब्दों के साथ में, या किसी भी व्यक्ति के साथ में, या किसी भी संख्या के साथ में से और का अगर प्रयोग आता है तो बच्चा ये नहीं डिसाइड कर पाता है कि हमें किसे बट्टे में रखना है और किसे ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा कर लेने वाले हैं। जैसे कि हमने एक आपके सामने सवाल लिखा हल्का सा, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखा, राम की लंबाई जो है, ठीक है, राम की लंबाई बेटा श्याम की लंबाई से, राम की लंबाई श्याम की लंबाई से कितने प्रतिशत है। ठीक है, कितने प्रतिशत है। अब देखो, यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे लिखा है राम की लंबाई श्याम की लंबाई से। बात को समझना, यानी जिसके बाद में से लगा होता है वो संख्या हमेशा बटे में जाती है। तो ऊपर रहेंगे राम और नीचे रहेंगे श्याम। ठीक है, और गुणा कितने का होगा? 100 का। यानी हम कह सकते हैं कि जिसके बाद में से लगा होता है वो संख्या सदैव बटे में जाती है। एक बात ये, एक पॉइंट ये हो गया। इसमें टोटल 4 पॉइंट हैं,
और 4 के चारों पॉइंट हम आपको अभी समझाने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आपने ये सीखा कि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से जिसके बाद में से है वो हमेशा कहाँ रहता है, बटे में, और जिसके बाद में से नहीं लगा है वो हमेशा रहता है ऊपर। अगला पॉइंट है आपका, लिखा है राम की लंबाई श्याम की लंबाई का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। देखो यहां से पॉइंट देखना, पहले से था तो से वाला नीचे चला गया। अब हमने क्या लिखा है, राम की लंबाई श्याम की लंबाई का, ठीक है, कितने प्रतिशत है। तो मेरे भाई जिसके बाद में का लगा वो नीचे जाएगा, तो ऊपर रहेंगे राम और बटे में आएगा आपका श्याम, और गुणा कितने का होगा आपका 100 का होगा। यानी 2 पॉइंट आपने यहाँ से देख लिए कि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से, तो जिसके बाद में से वो नीचे रहता है। फिर हमने क्या बोला, राम की लंबाई श्याम की लंबाई का कितने परसेंट है, तो जिसके बाद में का वो मेरे प्यारे बच्चे नीचे रहता है। एक ये दोनों पॉइंट हो गए। यानी से और का जब भी आपको लगे हुए मिले, ठीक है, एक सवाल में या तो से लगा होगा या का लगा होगा, से वाला होगा तो से वाला नीचे जाएगा, और का वाला होगा तो का वाला नीचे जाएगा। एक पॉइंट ये। अब मान लो कि अगर से और का दोनों लगे हों तो आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर से और का दोनों लगे हों तो क्या करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ से थोड़ा सीखना। अगर मान लो यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट लिख दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा राम की लंबाई, ठीक है, राम की लंबाई का श्याम की लंबाई से, ठीक है, श्याम की लंबाई से कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि जब दोनों लगे हो, अभी तो मान लो एक था से या का, तो जिसके बाद में से था वो नीचे, जिसके बाद में का वो नीचे। अब से और का दोनों आ गए, तो जब भी ऐसी परिस्थिति एग्जाम के सामने नजर आए या पेपर में दिखाई दे कि का और से जब दोनों लगे हो, तो मेरे भाई हमेशा उसी संख्या को नीचे रखना है जिस संख्या के बाद में से लगा होगा। तो राम को ऊपर रखेंगे और श्याम को रखेंगे नीचे, और गुणा कर देंगे कितने का, 100 का। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। यानी राम की लंबाई का जिसके बाद में का, उससे कोई लेना देना नहीं, जिसके बाद में से वो हमेशा नीचे जाता है। तो श्याम की लंबाई से कितने परसेंट है, तो हमने लिख सकते हैं, या हमने लिखा कि राम बटे श्याम गुणा 100। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, उम्मीद करते हैं किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से और दिया जाता है कि से और का तो साथ में लगा ही होता है, लेकिन मेरे भाई इसमें कभी कभी ये पूछ देता है कि कम है, बोलेगा राम की लंबाई का श्याम की लंबाई से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट अधिक है। तो जब भी इस प्रकार का आए सवाल, तो आपको कैसे करना है, देखो इसको भी एक क्वेश्चन के आधार पे समझाते हैं। जैसे इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे लिखा है आपका 4 नंबर पॉइंट, लिखा है राम की लंबाई का श्याम की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको नजर आए कि यहाँ पे लिखा है राम की लंबाई का श्याम की लंबाई से, तो जिसके बाद में से है यह आप निर्धारित कर लीजिए कि जिसके बाद में से है वो मेरे भाई सबसे नीचे रहता है, ठीक है, वो तो बटे में चला गया। और अब आप ये कह सकते हैं कि हमें ऊपर क्या रखना है। अच्छा एक बात बताओ कि अधिक है, हमें अधिक तभी पता चलता है जब बड़ी संख्या और छोटी संख्या हो। जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से हम घटाते हैं तो हमेशा और हमेशा हमें उनका अंतर ही तो मिलता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अगर हम छोटी संख्या को जब बड़ी संख्या से माइनस करेंगे तभी तो हमें उनका अंतर पता चलेगा। या मैं जैसे आपसे ये कहूं कि बताओ इनमें से कौन बड़ा, आप निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि ये अकेला है।
अगर हम ये कहते हैं कि बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा, तो आप कहेंगे कि भैया ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। तो जब इनको दोनों को आपस में घटाएंगे तभी तो उनका अंतर मिलेगा। तो मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि राम की लंबाई दी है और श्याम की लंबाई दी है, जिसके बाद में से इसको नीचे डाल दो और दोनों का अंतर यानी राम माइनस श्याम और गुणा कितने का करेंगे 100 का। तो राम माइनस श्याम बटे 100 बटे श्याम और गुणा में कितने का करना है 100 का। बोलो बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने कितने पॉइंट पढ़े? हमने पहले डाटा इंटरप्रिटेशन लिखा, उसमें 4 पॉइंट थे, यानी उसमें 4 प्रकार से एग्जाम में सवाल बनते हैं। पहला तालिका सारणी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हमने आपको पाई चार्ट बताया, फिर दंडालेख बताया और उसमें रेखा चित्र बताया। अब इसमें 4 टाइप हमने ये भी बता दिए कि जिसके बाद में से वो नीचे, जिसके बाद में का वो नीचे, जिसके बाद में का से, यानी हम कह सकते हैं ऐसे प्रश्नों में का और से दोनों लगा हो। तो जब का और से दोनों लगा होता है तो हमेशा से वाला नीचे जाता है। मेरे दोस्तों, जब भी कभी बात करी जाए अधिक की या मान लीजिए बात करी जाए कम की, तो हमें क्या करना है? हमें करना राम माइनस श्याम बटे में श्याम और गुणा 100, क्योंकि इसके बाद में से लगाओ जिसके बाद में से वो नीचे रहता है, या फिर लिखा हो अपेक्षा। क्या लिखा हो? अपेक्षा लिखा हो। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हम हमेशा, अगर सिर्फ से है तो से वाला नीचे, सिर्फ का है तो का वाला नीचे, जब दोनों है तो भैया दोनों है तो से वाला नीचे, और जब अधिक बोला जाए, कम बोला जाए, या अपेक्षा बोला जाए, या अंतर बोला जाए, तो आप हमेशा राम माइनस श्याम या बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे में छोटी संख्या और गुणा करना 100, यानी जिसके बाद में से है वो हमेशा नीचे जाएगा। अगर मान लीजिए ये लिखा होता है कि राम की लंबाई से श्याम की लंबाई का कितने % कम है, तो हम कह सकते थे मेरे भाई राम जाएंगे बटे में और ऊपर रहेंगे श्याम माइनस राम और गुणा में 100 का। बोलो ठीक है, किसी को कोई डाउट उसमें नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं बेहतर से सवाल को लेकर। ठीक है, जैसे कि सवाल हमने देखा कि ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले एक निर्देश दिया जाता है, और निर्देश का मतलब ये होता है कि जो भी सवाल का स्ट्रक्चर है हमें उसके बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है कि सवाल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, असल में इसकी कीमत क्या है, वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चंस कह रहा है, जो निर्देश है वो ये कह रहा है कि निम्नांकित तालिका में, यानी ये तालिका है, तालिका मतलब मैंने पहला पार्ट लिया है, तालिका में किसी देश के, मान लीजिए कोई एक देश है, ठीक है, किसी देश के 4 राज्यों को, मान लीजिए कि 4 राज्य हैं A B C D, इसमें 4 राज्य दिए गए हैं। 4 राज्यों को विभिन्न वर्षों में, 4 राज्यों को विभिन्न वर्षों में, ठीक है, विभिन्न वर्षों में, यानी 4 राज्य हो गए A B C D, ठीक है, राज्य दे दिए A B C D। कह रहा विभिन्न वर्षों में, यानी वर्ष 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 में जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। और कह रहा है कि आंकड़े जो हैं वो आपके करोड़ में हैं। इसका मतलब ये है कि 1950 में राज्य जो ए है उसमें सिर्फ 2 ही लोग निवास कर रहे हैं, और 2 ही लोग करते हैं। किसी भी राज्य में सिर्फ 2 ही लोग निवास करते हैं, या तो वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या फिर वो शहर के क्षेत्र के हैं। तो मेरे भाई ए जो है यहाँ पे ग्रामीण 40 है और शहर आपका 44 है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1950 में राज्य ए में 40 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 44 करोड़ लोग 1950 शहर राज्य ए में कहीं ना कहीं 44 करोड़ लोग हैं। ये उसने सवाल ने हमसे कहा है। जैसे 1990 में 70 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, यानी राज्य सी में, और 70 करोड़ और 51 करोड़ लोग शहर के हैं जो राज्य सी के हैं। तो इसी आधार पे अब हमसे वो सवाल करेगा, वो हमसे सवाल ये पूछेगा कि हमें ये बताओ कि बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई। भाई ये प्रश्न आपसे पूछा है, कह रहा है कि बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई। तो भाई दशक का मतलब होता है ऐसे वर्ष जिनके बीच में 10 वर्ष का अंतर हो, जैसे 1910, 1920, जैसे सन 2000 और जैसे सन 2010, जैसे 2010 और 2000 मेरे भाई हम कह सकते हैं 20, यानी यही चीज उसने हमको
स्ट्रक्चर में भी दर्शाइए कि 1950 से 1960 दशक की बात है, तो 1950 से 1960। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1950 की। करा 1950 में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई? किसमें? बी राज्य में। तो बी राज्य आपका यही तो है। बी राज्य कौन है? बी राज्य यही तो है। तो ऐसा करिए कि 1950 में 50 और प्लस 48 करोड़, क्या बोला हमने? 50 करोड़ और प्लस 48 करोड़, यानी कितने हो गए? 98 करोड़। बोलो, बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? यानी 1950 में बी राज्य में जो लोग रहते हैं वो रहते हैं 98 करोड़, और 1960 में फिर बी राज्य होगा। 1960 में, आइए 1960 में राज्य बी 48 और 58, ठीक, कितने हो गए? 48 करोड़ और 58 करोड़, टोटल हो गए आपके 106 करोड़। बताइए, बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि 8 8 6, 8 8 16 की 6 हासिल लगी, 1 5 4 9 और 1 10, यानी 106 करोड़ हो गए। अच्छा, 1960 की अगर हम बात कर लें तो 1960 में, सॉरी 1960 हो गया दोस्त। अगर 1970 की बात करें तो 1970 में यानी 54 और 62 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 54 करोड़ और प्लस में 62 करोड़ लोग रहते हैं। इसका मतलब 4 2 6, ठीक है, और 6 5 11, मतलब 116 करोड़ लोग रहते हैं बी राज्य में। और किस सन में? 1970 में। अच्छा, 1980 की अब हम बात कर लें, हमें ऐसा करना पड़ेगा। 1980 में हम बी राज्य में देखें तो 62 और 64 करोड़ लोग रहते हैं, यानी कि 52, सॉरी क्या है, 52 और प्लस 64 करोड़ लोग रहते हैं। तो 4 2 6 और 6 5 11, मतलब 116 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। अच्छा, 1990 में अगर हम बात कर लें तो 1990 में जो लोग रहते हैं बी राज्य में वो रहते हैं 52 करोड़ और 66 करोड़। तो मेरे भाई 52 करोड़ और प्लस में 66 करोड़, सभी को जोड़ लीजिए तो 6 2 कितना हो गया? 8, सही है, और 6 5 11, मतलब हम लिख सकते हैं 118 करोड़। यानी यहां तक हम सवाल के पहुंच गए। तो हमने ये देखा कि 1950 में रहते हैं 98 करोड़, 1960 में रहते हैं 48 प्लस 58 106 करोड़, और 1970 में रहते हैं 116 करोड़, और 1980 में रहते हैं 116 करोड़, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। 1990 में रहते हैं 118 करोड़। अब हमें ये देखना है कि ऐसा दशक बताना है कि जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो भाई आप ये बताओ कि 1950 से 1960 के बीच में जब हम गए तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे रहते हैं 8 करोड़। देखिए अंतर कितना है? 8 करोड़। और यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमने देखा तो भाई यहाँ पे रहते हैं आपके कितने? 10 करोड़। ठीक है, ये हो गए 10 करोड़। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लोग रहते हैं यहाँ रह रहे हैं 0 करोड़, तो यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता चला 2 करोड़। यानी सर्वाधिक वृद्धि उसने पूछा है। तो सर्वाधिक वृद्धि अगर पूछा है तो हम कह सकते हैं 1960 से लेके 1970 के बीच में। तो इसका जो आंसर होगा वो हम ये कह सकते हैं कि 1960 से लेके 1970 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि हुई, और यही हमारा आंसर होगा। बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला सवाल लेके चलते हैं दोस्त। अगला सवाल है ए राज्य के शहरी क्षेत्र में। ठीक है, राज्य ए है ये और शहरी क्षेत्र है, यानी ए मतलब शहर 44, 44, 48, 55, 58। शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई? उसने हमसे ये सवाल ने पूछा है। तो 1950 में मेरे भाई ये बताओ कि 44 करोड़ शहर में रहते थे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 44% रहते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं? यानी कि ए राज्य में 1950 में 44% रहते हैं। ऐसे ही आगे जो हमने देखा तो हमें पता चला कि 1960 में वो 44% ही है, यानी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बात तो ये हो गई। 1970 में हमने ये पता कर लिया कि 1970 में 48% लोग हो गए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0% वृद्धि, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे भाई कितने परसेंट वृद्धि? 4% की। और 1970 से 1980 की अगर हम बात कर लें तो 1980 में सिर्फ और सिर्फ कितने हुए हैं? 55% हुए हैं।
यानी कि जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 7% की, और 1990 में जो वृद्धि हुई है मेरे भाई 1990 में कितने लोग हैं 58, यानी हम कह सकते हैं 58%। कितने की वृद्धि हुई है 2%। बताइए, यही सवाल हमसे कह रहा है कि ए राज्य के शहरी क्षेत्र में, हमें आगे नहीं जाना है, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई। तो किस दशक में, आप कह सकते हैं कि 1950 से 1960 में। हमें ये पता चला कि 1950 से लेके 1960 तक 0% की वृद्धि हुई, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर ये पूछता कि सर्वाधिक वृद्धि नहीं हुई है, या बोलता कि प्रतिशत कमी सर्वाधिक हुई, तो हमारा आंसर होता 1950 से 1960 के बीच में। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई, तो 1960 से लेकर 1970 के बीच में देखा, तो 1960 से लेकर 1970 के बीच में जो वृद्धि हुई वो 4% की हुई है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1970 से 1980 के बीच में हमें ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 60% की। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि 1970 से लेकर 1980 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि परसेंटेज में हुई है। बताओ, बात समझ में सभी को आई कि नहीं आई? ठीक, तो ये सवाल सीख लिया। अगला देखो सवाल कैसा बनता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, करा वर्ष 1990। ठीक, राज्य सी की शहरी जनसंख्या, राज्य सी कौन है, राज्य सी ये है, 1990 ये है, मतलब कहीं ना कहीं बात इसकी और इसकी की गई है। तो कह रहा है राज्य सी की शहरी जनसंख्या जो है उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट है। तो आइए देखो, राज्य दिया है, ठीक है, राज्य है आपका सी, और वर्ष दिया है 1990 में। इसमें दो लोग निवास करते हैं, एक निवास करता है शहरी जनसंख्या वाला और एक निवास करता है मेरे भाई ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, तो इसने पहले बात कर रखी है, कह रहा है कि राज्य सी की शहरी जनसंख्या, राज्य सी की शहरी जनसंख्या कितनी है 70, सॉरी ग्रामीण जनसंख्या 70 है, तो राज्य सी की शहरी जनसंख्या कितनी है 51 है। बोलो बेटा कितनी है 51 है। ठीक, कितनी है 51 है, 51 नहीं सॉरी 57 दिया है। ठीक है, कितनी है 57 है, यहाँ पे देखो। अब क्वेश्चन में समझना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का। तो भाई अभी हमने आपको पहले बताया था, ठीक है, क्या बताया था, सवाल में हमने आपको ये समझाया था, जैसा कि सवाल भी है, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि किसके बाद में का लगा है। अगर ग्रामीण के बाद में का लगा है तो मेरे भाई आपको ये पता करना है कि अगर का लगा है तो का वाला हमेशा नीचे जाता है, यानी मैं लिख सकता हूं कि शहरी वाले ऊपर होंगे और ग्रामीण वाले कहाँ होंगे, नीचे होंगे। तो जो शहरी क्षेत्र के हैं वो 57 लोग हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो कहीं ना कहीं 70 हैं, यानी ये करोड़ में है। अब कह रहा है उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो भैया गुणा कर दो कितने का 100 का। तो मेरे भाई 0 से 0 यानी 570/7। अब इसका भाग दे दो, तो 7 अट्ठे 56, 8 बार गया, ठीक है, 7 अट्ठे 56, 8 बार बचा 1, 7 एकम 7, लगभग कितना परसेंट है 81% है, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे इसी पे अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कह रहा 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या, ठीक है, 1970 ये है, राज्य हमारा डी ये है। तो 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या, तो हमें ये पता करना है कि जो 1970 का डेट दिया है इसमें एक राज्य है डी, और डी में दो ही लोग हैं, यानी एक तो होंगे शहरी, ठीक है, और एक होंगे मेरे भाई कौन से, ग्रामीण के। तो जो शहरी जनसंख्या के लोग हैं, इधर देखो, जो शहरी जनसंख्या के लोग हैं वो हैं 37, बहुत अच्छे, और कह रहे हैं जो ग्रामीण जनसंख्या के लोग हैं वो कितने हैं 63 हैं। अब अगर शहरी जनसंख्या 37 करोड़ है और ग्रामीण जनसंख्या अगर 63 करोड़ है, अब कह रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या से जिसके बाद में से वो नीचे जाएगा, पहली बात तो एक ये, ठीक है, जिसके बाद में से वो नीचे, तो जो 63 है वो कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा। अब कह रहा कम है मतलब इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर होगा 7 में से 3 गया, ठीक है, या 13 में से 7 गया 6, यानी इनका जो अंतर है वो 26 है, और गुणा कितने करना है 100 का। बस यही उसने पूछा है, कह रहा है
कि से लगभग कितना परसेंट कम है, तो बताइए कितना परसेंट कम है। हम लिख सकते हैं 26/63 और गुणा में रखेंगे भाई 100, तो हम कह सकते हैं कि समथिंग समथिंग इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 41%। बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं आया। अगला सवाल देखो, इस प्रश्न का अंतिम सवाल, ठीक है, 5वां सवाल है। कह रहा है कि 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है। देखो यानी 1960 आपका ये है। कह रहा 1960 में राज्य ये है, ठीक। कह रहा राज्य ए में जो ग्रामीण के लोग हैं वो 50 हैं और शहर के लोग कितने हैं, 44 हैं। यानी कि मेरे भाई 1960 में, ठीक है, राज्य ए है, इसमें दो ही लोग रहते हैं, पहला ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और दूसरा है कौन सा, शहरी क्षेत्र के लोग हैं। अब ये बताओ कि 1960 में जो ग्रामीण के लोग हैं कितने हैं, ग्रामीण है 50 लोग, ग्रामीण में कितने हैं 50 लोग। कह रहा है कि एक ही शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का, तो भैया इसका तो कोई रोल है ही नहीं, इसका तो कोई रोल नहीं है, लेकिन शहरी जनसंख्या का रोल है। शहरी जनसंख्या जो दी है वो कितनी दी है, 44 करोड़, ठीक है, 44 करोड़ है। और कुल जनसंख्या कह रहा सिर्फ है 1960 की, तो कह रहा कुल जनसंख्या कितनी है, 50 और प्लस 44 कितना हो गया, 94। तो कुल जनसंख्या हो गई मेरे भाई कितनी, 94 करोड़। अब ये बताओ कि सवाल ने बोला है उसकी कुल जनसंख्या का, तो जिसके बाद में का वो रहेगा नीचे, तो मेरे भाई हम लिख सकते हैं 44/94 और गुणा करना है कितने का, 100 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का प्रश्न, जिसका करेक्ट आंसर बनेगा मेरे भाई 47%। आप इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आज की डीआई में हमने एक सवाल पढ़ा, एक सवाल में हमने 5 सवाल पढ़े, ठीक है। अगला जो टॉपिक लेके चलेंगे इसी का ही होगा, यानी टेबुलेशन का ही अगला टॉपिक होगा मेरे भाई। आप कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे, आगे भी हम लोग डीआई को ऐसे ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। और आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।